शेख अदब अली उस्मान से कहते हैं कि आपने हक की बात की है, सुगोद के लिए आपका क्या करने का इरादा है। उस्मान कहता है कि मैंने आसपास के इलाकों से माहिर माहवारों को बुलाया है और वो जल्द ही अपना काम शुरू कर देंगे। और शेख अदब अली कहते हैं कि ये काम करते हुए उस्मान साहब आपको गैर मुस्लिम और मुस्लिम लोगों का ख्याल रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब सूरज चमकता है तो वो अपनी रोशनी हर मखलूक को अता करता है और आपने भी अपने इंसाफ को बराबर लेकर चलना है। उस्मान कहता है कि हमारी रवायात चमकते सूरज की तरह हैं जो कि हर इंसान को रोशन करेंगी। उसके बाद उस्मान शेख अदब अली से इजाज़त लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान जब बाहर आता है तो बुरहान कहता है कि हमें बेल्जिक के तकफूर की खबर आई है, वो जहाँ गए थे वहाँ से वापस आ गए हैं। तो उस्मान कहता है कि अच्छा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उनको जल्दी से मेरा दावतनामा भेजो। उसके बाद उस्मान आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उस्मान कहता है कि आप लोगों ने सुल्तान के अमीर को मेरा दावतनामा भेजा है। तो कहता है कि अमीर रसलान रास्ते में हैं हजूर। चलते चलते वो जोई की दुकान के पास पहुँच जाते हैं। उस्मान जोई के फलों की तारीफ़ करता है और कहता है कि आपने इसकी अच्छी हिफाजत की है। जोई कहती हैं कि ये मैंने आज सुबह ही ताज़ा तोड़े हैं हजूर। उस्मान गुत्तुक को कहता है कि शादी के लिए सब सब्जियां और फल इसी खातून से ख़रीदे जाएं। कहकर उस्मान आगे को चला जाता है, मगर गुत्तुक लगातार जोई को देखता रहता है। तो बुरहान भी सारे मामले को समझ जाता है, मुस्कुरा कर गुत्तुक की तरफ देखता है। चिलकुताई और आईगुल भी गुत्तुक को शरारती नज़रों से देखते हैं और उस्मान के पीछे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुत्तुक जोई से कहता है कि ये मैं सारे फल ख़रीद भी लूँ तो फिर भी कम है। जोया हैरान होकर कहती है कि यहाँ पर महीनों का फल भी दस्तयाब है। जोई कहती है कि क्या शादी में बहुत सारे लोग आएंगे। तो गुत्तुक मुस्कुरा कर कहता है, क्या आपने कभी तुर्क शादी को देखा है? लगता है कि आपको नहीं मालूम कि शादी किसकी है। शादी उस्मान साहब की है। तो जोई कहती है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में तुर्क शादी को नहीं देखा। गुत्तुक कहता है कि आप वहाँ पर सामान लेकर आएंगी और अगर आप चाहें तो कबीले की खतूनों की मदद करने के लिए आप वहाँ ठहर सकती हैं। जोया कहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद गुत्तुक वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उस्मान कहता है कि मुझे किसी और से भी मिलना है। हाँ, उमर साहब के कबीले में मलहून की शादी की तैयारियाँ हो रही होती हैं। मलहून अपने हैमे में अलेजा के साथ बैठी हुई होती हैं। मलहून खतून एक दुपट्टा उठाकर कहती हैं कि ये मेरी अम्मी जान की निशानी है। अलेजा कहती है कि मैं बचपन से ही आपकी राजदार हूँ, आप मुझे कुछ परेशान नज़र आती हैं। आप मुझसे कुछ ना छुपाएं और मुझे बताएं कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। तो मलहून कहती है कि मैं अपने कबीले और अपने फ़र्ज को छोड़ने वाली हूँ अलाजा। मैं अपने बाबा का दायां हाथ थी, मैं अपने कबीले की तेज़धार तलवार थी और अब मैं ये सब छोड़कर जाने वाली हूँ। अलेजा कहती है कि मगर आप उस्मान साहब के पास जा रही हैं। मलहून खतून कहती हैं कि उनके दिल में और उनके हैमे में कोई और है। उसके बाद मलहून खतून अलेजा से पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो अलेजा। तो अलेजा कहती है कि आप जा रही हैं हमें छोड़कर और आपके बाद मेरा क्या होगा। तो मलहून खतून कहती हैं कि फ़िक्र मत करो अलेजा, तुम भी मेरे साथ रहोगी। मैं अपने बचपन की साथी को कैसे छोड़कर चली जाऊंगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम मेरे साथ होगी हमेशा। दूसरी तरफ दोगाई अपनी सिपाहियों को सज़ा दे रहा होता है। एक सिपाही को जब दोगाई के सामने पेश किया जाता है तो दोगाई गुस्से से कहता है कि गरदारी ने काली रूहों को जगा दिया है। उस सिपाही को अपनी टांग मारकर नीचे गिरा देता है और फिर अपनी तलवार को उसकी गर्दन के अंदर खोंप देता है। दोगाई पहले ही सज़ा के तौर पर बहुत से सिपाहियों को मौत के घाट उतार चुका था। उसके बाद पकड़कर एक सिपाही को उसके पास लाया जाता है। तो मंगोल सिपाही कहता है कि मैंने खरीदारी नहीं की दोगाई आपसे। ये सुनकर दोगाई गुस्से से तलवार को ज़मीन में घोंप देता है और कहता है कि मैं ये तुम्हारी खरीदारी आँखें नोच डालूँगा। उसके बाद दोगाई उसकी आँखों को नोचने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े कर कर यारगोजों को खिला दूँगा। उसके बाद दोगाई उसको खूब मारता है
اسی دوران سپاہی بے ہوش ہو جاتا ہے تو دگائی کہتا ہے جب یہ ہوش میں آئے گا تو میں اس کی آنکھوں کو نوچ ڈالوں گا۔ سارے منظر دیکھنے کے بعد جاموا دگائی کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے دگائی یہ سب بے گناہ ہیں۔ یہ کہہ کر جاموا اپنی تلوار دگائی کو پیش کرتا ہے جو کے پاس خبریں پہنچانے والا میں ہوں۔ نکولا ایناگول کے قلعے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہیلن دروازہ کھلنے پر اندر آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کھانا ہوتا ہے۔ وہ کھانے کو ایک طرف رکھ کر نکولا کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ہیلن پریشانی کے عالم میں کہتی ہے کہ نکولا کچھ کھا لیں، آپ نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ نکولا ہارے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ہارتے ہوئے اور لڑتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ عمر اور عثمان کو ایک دوسرے کا دشمن ہونا چاہیے تھا اور دگائی کو بھوکے بھیڑی کی طرح عثمان پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ مگر انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو سنبھال لیا ہے، اب وہ ہم پر حملہ کریں گے۔ ہیلن کہتی ہے کہ عمر صاحب کو آپ بھول جائیں، اب ہم اسے مزید استعمال نہیں کر پائیں گے۔ نکولا کہتا ہے کہ دگائی کو اپنی گندگی صاف کرنے کے لیے اپنی مردہ نیند سے جاگنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہیلن پوچھتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا نکولا؟ تو نکولا کہتا ہے کہ اب وہ میرے پاس خود چل کر آئے گا، وہ اپنی خونی نفرت اگلنے کے لیے آخرکار ایک دن میرے پاس ضرور آئے گا۔ دوسری طرف جاموا دگائی کے پاس بیٹھا تھا۔ دگائی کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس غدار کی کھال سے اپنے خنجر کی میان بناؤں گا۔ یہ کہہ کر دگائی جاموا کی تلوار سے ٹوپی اتار دیتا ہے اور دگائی جاموا کے بال کاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس کے حقدار ہو، تم نے مجھ سے غداری کی ہے اور مجھے اب بتاؤ کہ تم نے مجھ سے غداری کیوں کی۔ جاموا کہتا ہے کہ تمہاری اطاعت میں میری ساری زندگی گزری ہے۔ دگائی اپنی تلوار زمین میں گاڑ کر کہتا ہے کہ تم نے آخرکار مجھ سے غداری کر ہی ڈالی۔ جاموا کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ تم گیہاتو اور چنگیز خان کے قوانین سے نہ پھرو گے اور ایسا کر کے میں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ جاموا کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالو دگائی، اور دگائی غصے سے کہتا ہے کہ اب دگائی منگولوں کے لیے مر گیا ہے، اب مزید کوئی حکامات نہیں آئیں گے، نہ سونے کے لیے نہ موصولات کے لیے، اب صرف دگائی کی کالی قسم ہوگی۔ تو جاموا کہتا ہے کہ پھر تو یہ گیہاتو کے خلاف اور یارگوجو کے خلاف بغاوت ہوگی۔ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی دگائی؟ اس کے بعد پکڑ کر جاموے کو خوب مارتا ہے اور کہتا ہے کہ چنگیز خان کے قوانین کو نافذ کرنا صرف دگائی کا کام ہے اور جو سونے سے خریدے جاتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو جاموا کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو دگائی۔ دگائی کہتا ہے کہ یا تو تم چنگیز خان کے قوانین کے لیے میرے ساتھ ہوگے یا تو تم محل کے چوہوں کا ساتھ دو گے۔ جاموا کام کے کہتا ہے کہ میں مرتے دم تک قوانین کے رکھوالے دگائی کا تابع رہوں گا اور جو کچھ بھی میں نے کیا صرف تمہارے لیے کیا تھا دگائی۔